To all, you all are welcomed on the channel Let's Explore Radiation. I hope you all are doing well. तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो भी अपकमिंग रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम्स होंगे, स्टेट सेंट्रल जो भी उनकी प्रिपरेशन के लिए हम कुछ MCQs देखने वाले हैं. ठीक है, MCQs फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मॉडलिटीज ऑफ रेडियोलॉजी आर ऑल एक्सेप्ट. इनमें से सिर्फ एक को छोड़ के सारी ही रेडियोलॉजी की मॉडलिटी है. पहला है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी दैट इज पैट सिटी, अल्ट्रासोनोग्राफी, लैप्रोस्कोपी या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ठीक है, तो अगर हम बात करें रेडियोलॉजी के मॉडलिटीज़ की तो बिल्कुल पैट सिटी भी है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी है, USG भी है और MRI भी है. ठीक है, लेकिन जो लैप्रोस्कोपी है, लैप्रोस्कोपी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है. ठीक है, लैप्रोस्कोपी इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर नॉट एन इमेजिंग मॉडलिटी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी. USG के अंदर जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्वार्ट्ज, दूसरा है लेड जिरकोनेट टाइटेनेट जिसको हम PZT बोल देते हैं, तीसरा है वाइब्रेनियम, चौथा है क्रिप्टोनाइट. तो अगर हम बात करें कि USG के अंदर कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेड जिरकोनेट टाइटेनेट. ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता क्या है? जो इसका प्रिंसिपल होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी. ठीक है, और जो मोस्टली अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स है वो लेड जिरकोनेट टाइटेनेट ही यूज़ करते हैं. पहले क्वार्ट्स यूज़ होता था पुराने समय में, लेकिन अब ऑलमोस्ट जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेड जिरकोनेट टाइटेनेट ही यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. एडवांटेज ऑफ सिटी ओवर एक्सरे इमेजिंग. ठीक है, सिटी का क्या एडवांटेज है एक्सरे इमेजिंग के कंपैरिजन में? पहला ऑप्शन है लो रेडिएशन, दूसरा है फास्टर, तीसरा है चीपर, चौथा है 3D इमेज रिकंस्ट्रक्शन. तो पहले ऑप्शन से चलते हैं. लो रेडिएशन तो भाई देखा जाए सिटी स्कैन में रेडिएशन ज़्यादा लगती है बजाय एक्सरे के. सिटी फास्टर ओवर एक्सरे में नहीं, एक्सरे ज़्यादा फास्टर इमेज मिलती है हमें, बस एक्सपोज किया और हमारे पास एक्सरे आ गया. चीपर नहीं, सिटी स्कैन महंगा है एज़ कम्पेयर टू एक्सरे इमेजिंग. 3D इमेज रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल, एक्सरे इमेज के अंदर सिर्फ हमें 2D इमेज दिखाई देती है जबकि सिटी स्कैन के अंदर हम 3D ओवरव्यू देख सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन का. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड आर ऑल एक्सेप्ट. इनमें से सभी अल्ट्रासाउंड के मोड है सिवाय एक को छोड़ के. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन है A, दूसरा है B, तीसरा है D, चौथा है M. तो A क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड मोड, B क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस मोड, और M क्या हो जाता है? मोशन मोड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, D मोड. D मोड किसी भी तरीके का कोई मोड नहीं है USG के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ स्कैन फॉर फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैन मशीन. फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैन मशीन में कितना टाइम लग रहा था एक सिटी होने में? 50 सेकेंड, 25 से 30 सेकेंड, 80 से 90 सेकेंड या फिर 25 से 30 मिनट्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो फर्स्ट जनरेशन की सिटी स्कैन मशीन है जो कि अर्ली 1970s में डेवलप्ड हुई थी, इसका कैरेक्टराइजेशन क्या था कि ये ट्रांसलेट रोटेट मोशन यूज़ करते हैं. ये ट्रांसलेट रोटेट मोशन यूज़ करते हैं. पेंसिल बीम इस डिज़ाइन की वजह से, ठीक है, इस ही डिज़ाइन की वजह से इनको मल्टीपल एंगल से डेटा कलेक्ट करने के लिए जो स्कैन टाइम था वो कंपैरेटिवली कैसा था? लॉन्गर था. स्कैन टाइम कंपैरेटिवली लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न सिटी स्कैन. तो कितना लॉन्गर था कि भाई पर स्कैन में कितना लग जाता था? 4.5 to 5 मिनट्स पर स्कैन. तो अगर हम देखेंगे कि कंप्लीट स्टडी में, ठीक है, तो कुछ सोर्सेस ऐसे कहते थे कि जो स्कैन टाइम है 25 से 30 मिनट लग जाता है फॉर अ कंप्लीट स्टडी, नॉट जस्ट फॉर अ सिंगल इमेज. ठीक है, 25 to 30 मिनट्स फॉर अ कंप्लीट स्टडी. और जो ये 4.5 to
5 मिनट्स अपन ने लिखा, ये पर स्कैन एक इमेज का, ठीक है, पर स्कैन का। तो अगर कंप्लीट स्टडी में ऑलमोस्ट इतना टाइम लग जाता था फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैन के अंदर, ठीक है। इफ़ यू ऑल वांट, मैं सिर्फ सिटी स्कैन की जनरेशन पे भी कुछ एमसीक्यूज ले आऊँगी, जैसे कि मान लो सिर्फ 10 या सिर्फ 20, जिससे क्या हो, सिटी स्कैन की मशीन की जनरेशन्स क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो जैसा भी आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिटी स्कैनर। सिटी स्कैनर का इंट्रोडक्शन कौन से सन में हुआ था? 1971, 1969, 1989 या फिर 1972? तो भाई जो फर्स्ट सिटी स्कैनर था, फर्स्ट क्लिनिकल सिटी स्कैनर जो था वो 1971 में आया था बाय गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड, जिसको इन लंदन, ठीक है, बाय गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड इन लंदन, फर्स्ट फॉर हेड इमेजिंग, ठीक है, या फिर सेरेब्रल इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इन थर्ड जनरेशन सिटी मशीन। थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन मशीन्स में नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कितने होंगे? तो कितने डिटेक्टर्स यूज़ करे थे, ठीक है, थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन मशीन ने टिपिकली यूज़ किया था। एक तो देखो फैन बीम ज्योमेट्री, ठीक है, विथ अ लार्ज अरे ऑफ डिटेक्टर्स ऑफन अराउंड 700, ठीक है, टू डिटेक्ट साइमल्टेनियसली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन फॉर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ बेबी आफ्टर इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन ऑफ मदर, ठीक है, किसी मदर का, ठीक है, कोई पेशेंट जो कि क्या है, लैक्टेशनल पीरियड में है, उनको हमने इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट दिया सिटी स्कैन के दौरान, तो वो जो ब्रेस्ट फीड कराएगी, ठीक है, नॉन ब्रेस्ट फीड, मतलब कितने टाइम तक वो बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी कॉन्ट्रास्ट लगने के, 24 to 36 आवर, 12 to 24 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, या फिर 48 to 58 आवर्स, सॉरी 54, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24 to 48 आवर्स, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में भी पास हो जाता है, तो इन्फेंट को कोई एक्सपोजर ना हो उसको अवॉइड करने के लिए 24 से 48 घंटे तक जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अवॉइड करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ एनएमआर इन एमआरआई अकम्प्लिश्ड बाय, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस विच इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई इमेजिंग मॉडलिटी, वो किसने अकम्प्लिश करी थी? पॉल लॉटरबर्ग, एडवर्ड मिल्स पुर्सेल, विलियम रॉन्जन या फेलिक्स ब्लॉक? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल पॉल लॉटरबर्ग और इनके साथ एक और थे, दैट इज पीटर मैन्सफील्ड, ठीक है। इन्होंने अप्लाइड किया था एनएमआर को मेडिकल इमेजिंग में, एमआरआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवांटेज ऑफ एमआरआई ओवर सिटी के कंपैरिजन में एमआरआई का क्या एडवांटेज है? क्या वो चीपर है? नहीं, एमआरआई ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू सिटी। नॉन यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, बिल्कुल एमआरआई इमेजिंग मॉडलिटी में किसी भी टाइप के आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, इनमें से कौन सा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का टाइप नहीं है? पहला है साउंड वेव्स, ठीक है, तो साउंड वेव्स क्या हो जाएगी? बिल्कुल नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का ही टाइप है। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, एक्चुअली ये सारी ही नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का ही टाइप है, ठीक है। इसमें अपन ऑप्शन नंबर ई ला देते हैं, एक्स रेस, और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई ला देते हैं, एक्सरे और गामा रे क्या होती है? आयनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिटी वाज इंट्रोड्यूस बाय, हमने अभी देख लिया था भाई सिटी का आविष्कार किसने किया था? गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूअल एनर्जी सिटी स्कैनिंग बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन मशीन, ठीक है। जो ड्यूअल एनर्जी, दो एनर्जी यूज़ हो रही थी जिन सिटी स्कैन्स के अंदर, वो कौन सी जनरेशन की सिटी स्कैन मशीन से कोरिलेट करती है? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ? तो किससे करती है ये ड्यूअल एनर्जी सिटी? फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैन मशीन्स एंड बियॉन्ड, ठीक है। जो ड्यूअल एनर्जी सिटी स्कैन मशीन्स थी वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्यूअल एनर्जी टेक्निक्स किस लिए होती है? फॉर एनहांस टिश्यू और मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड रिसीव्ड अ नोबल प्राइज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सिटी मशीन। गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड को सिटी स्कैन की मशीन के आविष्कार के लिए
नोबेल प्राइज़ कौन से सन में मिला था? 1974, 1980, 1971 या फिर 1973? ठीक है, तो किस में मिला था? इसका ये वाला डी ऑप्शन है 1970। ठीक है, कब मिला था गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड को नोबेल प्राइज सिटी मशीन के इंट्रोडक्शन के लिए? 1979 में, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल रेडियोग्राफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, डिजिटल रेडियोग्राफी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था और कब किया था? तो डिजिटल रेडियोग्राफी जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी जापान में फ्यूजी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस फर्स्ट रेडियोग्राफी which is a photostreamable phosphor plates। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेड रेडियोग्राफी स्क्रीन रेस्पॉन्ड टू रेडिएशन विद, जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी स्क्रीन है वो रेडिएशन को रेस्पॉन्ड कब करेगी? फ्लोरोसेंस, इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटोस्ट्रीमेबल ल्यूमिनेसेंस या बायोलॉजिकल फॉस्फोरेसेंस? तो सीआर प्लेट्स क्या कर रही है? एनर्जी को स्टोर कर रही है, उसके बाद लाइट को रिलीज कर रही है when stimulated by laser, that is photostreamable luminescence phenomena। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द सिंटिलेशन फॉस्फर टिपिकली यूज्ड इन द इनडायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ डीआर, डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, जो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी है उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए? सीजियम आयोडाइड, अमॉर्फस सिलिकॉन या फिर अमॉर्फस सेलेनियम? तो बात करें हम इनडायरेक्ट कन्वर्जन की, तो इनडायरेक्ट कन्वर्जन डिजिटल रेडियोग्राफी में जो सिंटिलेटर फॉस्फर है वो क्या कर रहा है? एक्सरे को विजिबल लाइट में चेंज कर रहा है। ठीक है, एक्सरेज जो विजिबल लाइट में चेंज हो रहे हैं, तो इसमें ये कौन करेगा? सीजियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये डिटेक्ट होगी बाय डिटेक्टर, उसके बाद ये कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो कौन करेगा? अमॉर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। What is the photoconductor material typically used in the direct conversion of digital radiography? डिजिटल रेडियोग्राफी के डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए हम कौन सा फोटोकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, अमॉर्फस सेलेनियम, अमॉर्फस सिलिकॉन या सीजियम आयोडाइड? तो अगर हम बात करें फोटोकंडक्टर मटेरियल डीडीआर के अंदर, तो क्या यूज़ कर रहे हैं? अमॉर्फस सेलेनियम। मतलब ये एक्सरे को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डीआर वेयर आर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर? डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ स्टोर होते हैं? थिन प्लेट ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टाइटेनियम फिल्म ट्रांजिस्टर या थिन फोटोडायोड ट्रांजिस्टर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टीएफटी, डेट इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर विच एक्ट्स एज स्टोरेज प्लस स्विचिंग डिवाइस फॉर रीड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटाइजिंग एन एनालॉग इमेज यूजिंग अ डिजिटाइजर कैन बी अकम्प्लिश इन विच टू वेज? ठीक है, हम किसी एनालॉग इमेज को डिजिटाइज कर रहे हैं डिजिटाइजर की मदद से, तो वो कौन कौन से दो तरीके हैं जिससे हम ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है लाइट बेस्ड एंड चार्ज कपल डिवाइस, लेज़र बेस्ड एंड लाइट बेस्ड, लेज़र बेस्ड एंड चार्ज कपल डिवाइस, CCD एंड TFT। ठीक है, तो जो CR तो डिजिटाइज करता है यूज लेज़र स्कैनर, और CCD बेस्ड सिस्टम्स टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल इमेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डाइकोम मीन? तो डाइकोम का मतलब क्या हो जाता है? डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इमेज है, जो CR की इमेज है वो कैसी होती है? नैरो एक्सपोजर लैटिट्यूड होगा उसका, वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड होगा, इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन या डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन? अगर हम बात करें कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की, तो जो CR/DR होता है उनका वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड होता है, कैन रिकॉर्ड बोथ लो एंड हाई एक्सपोजर्स। ठीक है, अनलाइक फिल्म विच कैन रिकॉर्ड नैरो लैटिट्यूड ओनली। नेक्स्ट है हमारा, द CR कैसेट इज बैक्ड बाय एल्यूमिनियम। जो CR कैसेट है वो एल्यूमिनियम से बैक्ड होती है, किस रीज़न की वजह से? वो रिफ्लेक्ट करेगा, एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा या लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाता है?
कि भाई जो CR कैसेट है वो बैक्ड होती है बाय एल्यूमिनियम लेयर, क्योंकि एल्यूमिनियम लेयर क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को बैक टू फॉस्फर, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को फिर से फॉस्फर की तरफ। इससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होगी इमेज कैप्चर की वो इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिफ्लेक्ट्स एक्सरेज, सॉरी रिफ्लेक्ट्स लाइट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इमेज कैप्चर, और फिर वो एक्सरे होगा। देखो एल्यूमिनियम लेयर क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, रिफ्लेक्ट्स लाइट कहाँ पे, बैक टू फॉस्फर, रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक टू फॉस्फर, वाई, बिकॉज इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इमेज कैप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मिसलेनियस इमेजिंग टेक्निक, इनमें से कौन सा मिसलेनियस इमेजिंग टेक्निक का टाइप है, स्टीरियोस्कोपिक एक्सरे, डेंटल, मोबाइल, बाइटविंग या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबाव। जो सारी है वही मिसलेनियस इमेजिंग टेक्निक है। होती क्या है मिसलेनियस इमेजिंग टेक्निक, इट रेफर्स टू वेरियस एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, ठीक है, तो सारी ही वेरियस एडवांस स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एक्सरे टेक्निक इन विच शेडोज ऑफ सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर्स आर ब्लर्ड आउट बाय मूविंग एक्सरे ट्यूब इज़ नोन एज, ठीक है, एक्सरे की वो टेक्निक जिसके अंदर जो शेडो होगी, वो स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो चुके हैं, एक्सरे ट्यूब मूव के कारण ब्लड हो रहे हैं, उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, मैक्रो रेडियोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, टोमोग्राफी या फिर सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, टोमोग्राफी। जो कन्वेंशनल टोमोग्राफी है उसके अंदर स्ट्रक्चर ब्लरिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, नॉट इन फोकल प्लेन बाय ट्यूब मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोमोग्राफी, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रही है, एक्सरे ट्यूब मूव करती जा रही है बाय ट्यूब मूवमेंट। एन एक्सरे मोबाइल यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक एक्सरे मोबाइल यूनिट में इनमें से क्या नहीं होता है, व्हील बेस, मोटर, एक्सरे ट्यूब या फिर एक्सपोजर पैनल। तो मोबाइल एक्सरे यूनिट की अगर मैं बात करूँ, व्हील बेस होती है, ट्यूब होती है, एक्सपोजर पैनल होता है, लेकिन उसमें मोटर की कोई नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे, इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे का टाइप है, ठीक है, एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे कौन सा हो जाएगा, अक्लूजल, पैनारोमिक, बाइटविंग या पेरीएपिकल। तो देखो सारे ही इंट्राओरल है, अक्लूजल भी इंट्राओरल है, बाइटविंग इंट्राओरल है और पेरीएपिकल भी इंट्राओरल, लेकिन जो पैनारोमिक है वो क्या है, एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे टाइप है, ठीक है। पैनारोमिक हो गया और एक हो जाता है सिफेलोमेट्रिक जो हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट स्टैंड फॉर, फास्ट का क्या मतलब है, फोकस एंड सोनोग्राफी ट्रोमा, मतलब क्या पूछ रहा है, यूएसजी के अंदर फास्ट का क्या मतलब है। तो फास्ट यूएसजी यूज्ड इन ट्रोमा, जो फास्ट यूएसजी होती है वो ट्रोमा के अंदर यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, टू चेक फॉर फ्री फ्लूइड। कौन कौन से केस में हो सकता है, जैसे कि हीमोपेरिटोनियम हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया, क्या होता है फास्ट का मतलब, फोकस असेसमेंट विथ सोनोग्राफी, ठीक है, इन ट्रोमा, फोकस असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रोमा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज ऑफ टोमोग्राफी आर ऑल एक्सेप्ट, सारे ही टोमोग्राफी के डिसएडवांटेज है सिवाय एक को छोड़ के, लॉन्ग एक्सपोजर, मोशन आर्टिफैक्ट, लो पेशेंट डोज या फिर हाई कॉस्ट। तो देखो बिल्कुल लॉन्ग एक्सपोजर है, ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर है तो ये हाई पेशेंट डोज देता है, तो ये सारे ही डिसएडवांटेज है सिवाय इसको छोड़ के, क्योंकि हाई पेशेंट डोज देखा है, ये गलत लिख रहा है। मोशन आर्टिफैक्ट्स आते हैं इसमें कंटिन्यू होने के कारण, और कॉस्ट भी इसकी हाई रहेगी, ट्यूब मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है हमारा, स्टैंडर्ड रूटीन एक्सरे टू बी डन इन ट्रोमा या फिर जो एक्सीडेंटल केस है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड रूटीन एक्सरे है वो हम कौन से करते हैं, चेस्ट, एब्डोमन, लैटरल सर्वाइकल स्पाइन या पेल्विस एक्सरे। तो ए ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी बोल रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, और डी बोल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो अगर हम बात करें ट्रोमा के अंदर जो हम स्टैंडर्ड रूटीन एक्सरे कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सीडेंटल केस आया है तो देखो हम उसका चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है,
और लेटरल सर्वाइकल स्पाइन रूटीनली हो जाता है, पेल्विस रूटीनली हो जाता है, एब्डोमन रूटीनली नहीं होता है। चेस्ट क्यों हो जाता है रूटीनली? चेस्ट तो अपन हर इमरजेंसी केसेस और उनमें रूटीनली कर देते हैं, ठीक है। रिब्स जल्दी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन, कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंटल केस है तो हो सकता है उसके सर्वाइकल स्पाइन, पेल्विस, ये तीनों एक ऐसे एक्सरे हैं जो कि ट्रोमा रेडियोग्राफी में कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। रूटीन एक्सरे है ये उसमें, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन जो है, पेल्विस जो है, पेल्विस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके टूटने की जल्दी रहती है, जैसे कि फेशियल बोन्स, और ये क्या होती है, इरेगुलर बोन्स होती है, तो इनके अंदर जो फ्रैक्चर होने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसमें पेल्विस हो जाता है, फेशियल बोन्स हो जाती है, ठीक है। और एब्डोमन नहीं होगा रूटीन एक्सरे, सर्वाइकल स्पाइन ये भी हो जाता है, चेस्ट, लेटरल, पेल्विस, ये सारे ही क्या हो जाते हैं, कॉमनली एक्सरे स्टैंडर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रैक्शन एनहांस एक्सरे टेक्निक DEI इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इमेज रेंडरिंग बाय, जो डिफ्रैक्शन एनहांस एक्सरे टेक्निक है वो इमेज को रेंडर कौन सी टेक्निक से नहीं कर सकती, इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इमेज रेंडरिंग बाय एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटर रिजेक्शन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्कैटर रिजेक्शन। तो देखो सबसे पहले जो डिफ्रैक्शन एनहांस एक्सरे टेक्निक DEI जो टेक्निक है वो क्या है, एक एडवांस एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल को यूटिलाइज कर रहा है इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए और कुछ फीचर्स को देखने के लिए, ठीक है, विथ कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन बेस्ड एक्सरे इमेजिंग। तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी काम आ गया, डिफ्रैक्शन भी आ गया, रिफ्रैक्शन भी आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें किसका काम नहीं था, स्कैटर रिजेक्शन का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो स्कैटर रिजेक्शन है वो बाकी के एक्सरे इमेजिंग मॉडलिटी में काम आ जाता है, जैसे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और CT के अंदर। नेक्स्ट है, एट वॉट एंगल एक्सरे ट्यूब इज प्लेस टू रिड्यूस द अफेक्टिव फोकल साइज। अफेक्टिव फोकल साइज को रिड्यूस करने के लिए हम कितने एंगल पे एक्सरे ट्यूब में एंगल कितना देते हैं, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, देखो जो लाइन फोकस प्रिंसिपल होती है उसका एंगलिंग मोड, लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या है, वो अफेक्टिव फोकल स्पॉट की साइज रिड्यूस करती है। हमने पढ़ा है एक्सरे प्रोडक्शन में लाइन फोकस प्रिंसिपल, तो उसके अंदर हम बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर हम बेसिकली एनोड को एंगल कितना दे देते हैं, एंगलिंग ऑफ एनोड इज 10 to 20 डिग्री, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 10 से 20 डिग्री, और हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कौन सा आंसर देख लेंगे, 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंटल एक्सरे कैन नॉट शो, डेंटल एक्सरे के अंदर हमें क्या नहीं दिख सकता, एब्सेस और सिस्ट, बोन लॉस, टीथ पोजिशन, टूथ डिके, ठीक है। तो भाई एब्सेस भी हमें दिखाई देगा, बोन लॉस भी दिखाई देगा, टीथ की पोजीशन, टूथ डिके, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोमोग्राम इमेज द डिटेल एंड ब्लरिंग वेरीज विथ। टोमोग्राम इमेज के अंदर जो डिटेल विजुअलाइजेशन है इमेज का और जो ब्लरिंग है वो किसके साथ वेरी करती है, एक्सपोजर टाइम, एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब, वोल्टेज या फिल्ट्रेशन। तो बिल्कुल एम्पलीट्यूड ऑफ ट्यूब मूवमेंट, लार्ज ट्यूब मूवमेंट, बेटर ब्लरिंग ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्यूब मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ब्लरिंग होगी, जो स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए अनवांटेड स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पैनारोमिक एक्सरे द पेशेंट इज पोजीशन। पैनारोमिक एक्सरे लेते वक्त हम पेशेंट को कैसे पोजीशन देंगे, स्टैंडिंग और सिटिंग, सुपाइन या प्रोन। तो क्या हो जाएगा भाई, पैनारोमिक एक्सरे देते वक्त हम पेशेंट को स्टैंडिंग सिटिंग में रखेंगे, मतलब स्टैंडिंग में, ठीक है, स्टैंडिंग में रखेंगे, अपराइट रखेंगे, चिन ऑन रेस्ट वाइल ट्यूब एंड कैसेट रोटेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू। इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है, तो कौन सा है, बोन मैरो, और ब्रेन क्या हो जाएगा, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव, मतलब मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंटल बाइंडविंग एक्सरे इज मेनली यूज फॉर। जो डेंटल बाइंडविंग एक्सरे है वो हम मेनली किस लिए करते हैं, बोन लॉस देखने के लिए, टूथ डिके देखने के लिए, टीथ की पोजीशन या फिर सिस्ट देखने के लिए। तो जो डेंटल बाइंडविंग एक्सरे है हम वो किस लिए करते हैं, बेसिकली टूथ डिके देखने के लिए, बिकॉज इट शोज इंट्रा प्रॉक्सिमल कैरीज बेस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी, इनमें से डिजिटल रेडियोग्राफी का एडवांटेज क्या नहीं है। फास्ट इमेजिंग एबिलिटी, हाई पेशेंट डोज, तो भाई पेशेंट को डोज ज़्यादा लग रही है तो इट इज़ नॉट एन एडवांटेज, तो डिसएडवांटेज हुआ। और बाकी डिजिटल रेडियोग्राफी में पेशेंट को डोज कम ही लगती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल। ईजी इमेज ट्रांसफर होगा, ईजी स्टोरेज होगा, दैट्स ऑल आर एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉडलिटीज यूजेज आयनाइजिंग रेडिएशन, इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करेगी, तो बिल्कुल सिटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिटी स्कैन इमेजेस आर डिस्प्लेड इन, जो सिटी स्कैन इमेजेस है वो हम पिक्सल्स, वॉक्सल्स, लाइंस, फ्रेम किस में डिस्प्लेड करते हैं। तो सिटी स्कैन इमेजेस की अगर मैं बात करूँ तो सिटी स्कैन के अंदर जो हम क्या देखते हैं, सिटी स्कैन के अंदर हम 3D इमेज रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, 3D रिकंस्ट्रक्शन एनालिसिस देखेंगे। तो अनलाइक स्टैंडर्ड 2D इमेज दैट इज पिक्सल, 3D इमेज लाइक दोस फ्रॉम सिटी स्कैन्स आर मेड अप ऑफ वॉक्सल्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स, ईच वॉक्सल रिप्रेजेंट अ स्मॉल क्यूब ऑफ टिश्यू and contains information about its density which allows for detailed 3D reconstruction। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज वॉक्सल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं रेडियोग्राफर के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच।